गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वैदिक काल सभ्यता, उसमें जो आर्य थे उन्होंने समाज को चार वर्गों में उनके कार्य के आधार पर बांट दिया गया था। फर्स्ट ब्राह्मण, जो खुद को ही आर्य लोग कहलाए थे। सेकेंड थे क्षत्रिय, थर्ड थे वैश्य, और फोर्थ थे शूद्र जिनकी हालत तो एकदम दयनीय थी। उनको नौकर या दासी की नजरों से, हीन नजरों से देखा जाता था। अब हम पढ़ते हैं जनपद। जो महायज्ञ कराने वाले राजा थे वो अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा कहलाने लगे। जनपद मीन्स जन के बसने के स्थान। ये जनपदों के राजा कहलाए जाने लगे। और इन्होंने जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर खुदाई की तो उस दौरान उनको काफी पुरानी चीजें देखने को मिली। जैसे एग्जाम्पल फूड, दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हसीनापुर एटा, मेरठ के पास में है हसीनापुर एटा, और अतरंज खेड़ी जब सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहा है खुदाई के दौरान। उस खुदाई के दौरान ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहा करते थे, जो मवेशी और पशु पालते थे। और जो वहाँ पे कृषि भी की जाती थी, तो किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे जो गेहूं, जौ, दालें, मटर, गन्ना, तिल, सरसों। इसी प्रकार की कृषि की जाती थी उस दौर पर। और एक खुदाई के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या मिला था? चित्रित घूसर पात्र। एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चित्रित घूसर पात्र, ये मिट्टी हुआ करती थी, उसको पकाकर बनाए जाते थे, उसके बर्तन बनाए जाते थे। तो ये एक इस टाइप से गोल नुमा एक पात्र हुआ करता था जो मिट्टी को पकाकर बनाया जाता था। तो इस पर प्राय लाल रंग या धूसर कलर का रंग कर दिया जाता था, और चित्रित या तो सरल रेखीय बना दिया जाता था चित्र के रूप में, या ज्यामिति आकृति, दो तरीके से इसके ऊपर चित्रण किया जाता था। और माना जाता है कि किसी खास अवसर पर जैसे कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं उस पर पुरोहितों को इस पात्र में भोजन करवाया जाता था। अब जो जनपद के राजा थे वो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, तो अपने आप को ग्रेट किंगडम्स कहलाने लग गए, यानी महाजनपद कहलाने लग गए। क्या कहलाने लग गए? महाजनपद। अब महाजनपदों की एक से ज्यादा राजधानियां भी होती थी। कई महाजनपदों ने अपने किले की चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, इमारतें बनवा ली, ताकि उनका किला सेफ रहे। कोई कोई शत्रु जो राजा है उनके किले पर आक्रमण ना कर सके, इस तरह किले पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता था। लेकिन जो ऊंची दीवारें या तो ये लकड़ियों की बनाई जाती थी, या बहुत सारे पत्थर ढूंढ के लाए जाते थे, तो इनको बनवाने के अंदर बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया। लाखों लोगों, बच्चों, मजदूरों, पता नहीं कितना कठिन परिश्रम लगा होगा। और कई जो राजा हुआ करते थे, ये ऊंची दीवारें अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को सबके सामने दिखाने के लिए कि मैं इतनी शक्तिशाली राजा हूँ, अपने पूरे राजधानी को किलेबंदी करवा लिया करते थे। उस दौर पर जो महाजनपद हुआ करते थे, पहले के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यताएं थी उसके अंदर राजाएं बहुत सिंपल रहा करते थे, साधारण लोगों की तरह। अब इस दौर के जो राजा हुआ करते थे वो काफी क्लेवर हो गए थे।
उन्होंने काफी शासन योद्धा बनने के चक्कर में सेनाएं रखने लग गए थे। अब सेना रखने लग गए थे तो सेना को वेतन के आधार पर सालों साल रखा जाता था। अब वेतन रखने के लिए महलें बनवाना, किलेबंदी करवाना, सेनाओं को रखना, उनका वेतन करना, तो ये सब संसाधन के जरिए तो पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से पहले जो लोग हुआ करते थे वो राजा के दरबार में उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ लाके दिया करते थे, तो उपहार से तो काम चल नहीं सकता था। इस वजह से क्या हुआ कि राजा ने वहां के लोगों पर कर लागू कर दिया था। कर के द्वारा वो सबकी अपनी जो सारे संसाधन था उनको निर्वाह किया करता था। जैसे कर फर्स्ट कर किसके ऊपर लागू किया था? कर्षक के ऊपर। उनको अपनी कृषि में से अपना जो उपज हुआ करता था उसमें से कितना 60% राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जिसको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। जिसको भाग कहा जाता था। सेकेंड था जो व्यापारी हुआ करते थे, जो सामानों को खरीदते थे, बेचते थे, उनको भी कर लागू कर देना पड़ता था। और जैसे और व्यापारी जो हुआ करते थे, जैसे बुनकर हो गए, लोहार हो गए, सोनार हो गए, इन लोगों को कर के रूप में राजा के दरबार में एक दिन कार्य करना पड़ता था। उनके ऊपर ये कर लागू था। और जो जानवर, जो मवेशी थे, जो जानवरों को पालते थे, उनके ऊपर जब वो कर नहीं चुका सकते थे तो एक जानवर को कर के रूप में राजा के दरबार में देना पड़ता था। तो इस तरह से उस टाइम पे भी सब लोगों के ऊपर कर लागू कर दिया गया था। और उस टाइम पे जो करसी हुआ करती थी, जो फाल हुआ करते थे, वो लकड़ी से हटकर अब लोहे के बनने लग गए थे। जब लोहे के बनने लग गए तो इससे जमीन अधिक उपजाऊ हो गई उसके द्वारा, जब खेती किया गया। तो उस टाइम पे क्या था कि पहले धान को, बिया को बोकर के डायरेक्ट फसल उगाया जाता था, लेकिन उस दौर में आते आते लोगों ने पहले बिये को बो करके पौधा तैयार किया जाता था, उस पौधे के द्वारा उसको रोपण करके अब फसलें की जाने लगी। तो इससे फसलों की पैदावार बहुत अच्छी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम लगा करता था, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी उसके अंदर। उसके बाद में वहां पे उस टाइम पे दो साम्राज्य थे जो बहुत ज्यादा फले फूले थे, बहुत ज्यादा महान और शक्तिशाली माने जाते थे। नंबर 1 था मगध और नंबर 2 था वजी। ये मगध से सोन नदी और गंगा नदी होकर के बहती थी, जो इसके लिए, इसके यातायात के लिए, इन सब परिवहनों के लिए बहुत लाभकारी थे। मगध में एक साइड में है ना बहुत बड़ा जंगल था। उन जंगलों में बहुत सी हाथियां रहा करती थी। तो हाथियों को ये लोग पकड़ के लेके आते थे, उनको ट्रेन किया जाता था। ट्रेन करने के बाद में उन्हें एक सेना के रूप में कार्य करवाया जाता था। और उसी जंगलों से घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से वो जंगल मगध के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो गया। इस मगध में दो शासक बहुत शक्तिशाली थे। फर्स्ट थे बिंबिसार, सेकंड थे अजात शत्रु या अजात शत्रु, दो नामों से पुकारा जाता है इनको। ये दोनों जो शासक थे बहुत योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव कार्य को पूरा कर लिया करते थे। यानी जो भी बोल दे कि वो राज्य जीतना है तो वो कैसे भी करके जीत कर, उस दौर के ये दोनों महान योद्धा थे मगध के अंदर। मगध की एक राजधानी राजधानी थी जिसे राजगढ़, प्राचीन राजधानी राजगढ़, इसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजधानी थी। उसके बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना कहा जाता है, राजधानी बना दिया गया था। बाद में
इनको बदल के वहाँ की राजधानी बना दिया गया था। कहा जाता है उस दौर में मैसेडोनिया के राजा थे सिकंदर। वो पश्चिमी एशिया के कुछ भाग को जीतते हुए बेनास नदी पर आकर पहुंचे। और बेनास नदी पर जब आए तो उनकी नजर मगध की तरफ पड़ी। तो उन्होंने इसकी तरफ कदम तो बढ़ाना चाहा, लेकिन वहां के उसके साथ जो सैनिक थे उन लोगों ने मना कर दिया। कहा कि ये बहुत योद्धा और शक्तिशाली महान सम्राट हैं, क्योंकि इनके पास पैदल रथ यात्राएं थी और सेना के रूप में हाथी सबसे ज्यादा थी। तो इस वजह से डरकर वो उन्होंने अपना कदम बाहर कर लिया। सेकंड था वज्जी। ये मगध के पास में ही ये मगध के पास में ही ये साम्राज्य था। इसमें क्या, इसके अंदर जो भी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे वह एक गण के रूप में कार्य करते थे। जो भी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे वो किसके रूप में कार्य करते थे? गण। और गण किन्हें कहा जाता था? प्रत्येक व्यक्ति के समूहों के लिए गण कहा जाता था। और एक संघ के रूप में, यानी संघ तो सभा को कहा ही जाता है, संघ किसे कहा जाता था? सभा को। तो सभा के रूप में कार्य किया करते थे। यानी जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता था सभी महाजनपदों के राजा आते थे। आने के बाद में वहां पे जो प्रत्येक व्यक्ति होता था, ऐसे नहीं था कि उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा था फिर उसकी बात सभी मानते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो राजा थे उस सभी जो प्रत्येक व्यक्ति थे जब उस संघ में या गण में जब व्यवस्थित होते थे, उस टाइम पे इकट्ठा होते थे, तो उस टाइम पे वो राजा जो प्रत्येक व्यक्ति थे वो अपने आप में राजा होते थे, यानी सभी राजा हुआ करते थे। सबकी कोई भी कार्य किया जाता था सबकी विचार विमर्श के साथ में कि कौन सा कार्य किस तरह होगा, किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उस टाइम उस दौर पर भी उस बातचीत के द्वारा चीजें को सुलझाया जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस दौर पर भी लोगों के अंदर समानता रहा करता था, लोग मिलजुल कर कार्य किया करते थे। वज्जी साम्राज्य इस वजह से सबसे ज्यादा महान साम्राज्य बन गया था। और आज के लिए इतना ही, क्यों लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।